प्रिय साथियों नमस्कार, मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी यूट्यूब चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। इस चैनल का अंग्रेजी वर्जन भी है जिसका नाम है पाराद जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। हम फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर भी उपलब्ध हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 7646950188। मैं इसे दोहरा रहा हूँ, 7646950188 है। लिंक्स का विवरण डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हाल ही में लॉन्च की गई हमारी राजनीतिक पार्टी जिसका नाम है लोकतांत्रिकों का समानुपातिक एवं हेतुक प्रतिनिधि जनसमूह के आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स हैं। पार्टी का अंग्रेजी नाम है प्रोपोर्शनल एंड रेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स अलायंस ऑफ डेमोक्रेट्स। इसे संक्षेप में पाराद कहते हैं। यह नामकरण ठीक वैसा ही है जैसा कि तमिलनाडु में AIDMK और आंध्र प्रदेश में AIMIM नामों से पार्टियां हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारी ये जो राजनीतिक पार्टी है वो भारत की प्रथम और एकमात्र राजनीतिक पार्टी है। अर्थात भारत में जो शेष कथित राजनीतिक पार्टियां हैं वे भारतीय शासक वर्ग की अंश एवं पक्षपाती पार्ट एंड पार्शियल हैं। हमने इस पार्टी का एक विस्तृत विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया है। हमारी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट पूरी तरह से तकनीकी स्वरूप का है और इसमें जनप्रतिनिधित्व, लोकतंत्र और राजनीति विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का समावेश किया गया है। हम इस चैनल के माध्यम से इस विजन डॉक्यूमेंट्स के कुछ खास अध्यायों की विषय वस्तुओं को सीधे पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। इस एपिसोड में हम अध्याय 9 के विषय वस्तु के विषय में चर्चा करेंगे। हम इस एपिसोड में अध्याय 10 की विषय वस्तु के विषय में आपसे चर्चा करेंगे जिसका विषय है जनसमूह पाराद की उत्पत्ति। इसको इंग्लिश में इस तरह से कहते हैं द थ्योरम ऑफ द पाराद। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में हमारे देश में हमारी इस राजनीतिक पार्टी पाराद को निर्मित करने की, उसको उत्पन्न करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके क्या कारण हैं। इस अध्याय में हम कुछ मौलिक व आधारभूत बातों को समझाने के लिए कुछ अकादमीय उदाहरणों, एकेडमिक एग्जाम्पल्स की सहायता लेंगे। प्रश्न है कि किसी एक समूह या जनसमूह का एक आदर्श प्रतिनिधित्व, एन आइडियल रिप्रेजेंटेशन के मामले में एक आदर्श जनप्रतिनिधि, एन आइडियल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव क्या, कैसा और कौन हो सकता है। उस अवस्था में जब समूह या जनसमूह असमान, हेट्रोजीनस हो। प्रश्न ये भी है कि ऐसी असमान अवस्था में हर जनसमूह के हर वर्ग, खंड, उपखंड, अंग का समानुपातिक एवं विश्वसनीय प्रतिनिधि कैसे सुनिश्चित किया जाए और शासन प्रशासन चलाने में हर वर्ग की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए। इसके संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। सबके संवैधानिक अधिकारों की भी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। शास्त्रीय दृष्टिकोण से इन प्रश्नों का उत्तर हो सकता है नमूना विधि से चयन करके, बाई सिलेक्शन थ्रू सैंपलिंग सिस्टम। मैं इस वाक्यांश को पुनः दोहरा रहा हूँ, नमूना विधि से चयन करके, बाई सिलेक्शन थ्रू सैंपलिंग सिस्टम। इस बात को समझाने के लिए हम मिट्टी के नमूने, सॉइल सैंपलिंग, जिसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी सफल व लाभप्रद कृषि के लिए अनिवार्य मानते हैं, का वैज्ञानिक उदाहरण लेते हैं। अमुक खेत की मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व कितनी कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं, उनकी आम्लीयता क्षारीयता कितनी है, जानने के लिए ये अनिवार्य है कि मृदा वैज्ञानिकों द्वारा
निर्धारित विधि से खेत के पूरे क्षेत्र से उसके सभी खंडों, उपखंडों, मिट्टी प्रकारों के समानुपातिक रूप से गड्ढे खोदकर पर्याप्त मात्रा में मिट्टी एकत्र की जाए। इस प्रकार से एकत्र की गई मिट्टी चूँकि बड़ी भारी मात्रा में होती है, जबकि प्रयोगशाला के लिए पॉलीथीन थैली में मात्र 1-1.5 किलो मिट्टी की ही आवश्यकता होती है। अतः उक्त एकत्र की गई सारी मिट्टी को, जो कुछ कुंटलों में हो सकती है, 1-1.5 किलो में कैसे बदला जाए कि पूरे ढेर एवं समूचे खेत की मिट्टी का वो वास्तविक प्रतिनिधित्व कर सके और पॉलीथीन में पैक करके प्रयोगशाला भेजा जा सके। इसकी भी एक वैज्ञानिक विधि निर्धारित है। समूचे ढेर को पक्के फर्श पर फैलाकर उसे बारीक किया जाता है, अच्छी तरह से आपस में मिलाया जाता है। फिर एक ढेर बनाकर इस ढेर को 4 बराबर ढेरों में विभाजित किया जाता है। इन चारों ढेरों में से विपरीत दिशा वाले 2 ढेरों को आपस में मिला दिया जाता है। इन चारों ढेरों में से विपरीत दिशा वाले 2 ढेरों को आपस में मिला दिया जाता है। शेष 2 ढेरों को पृथक कर दिया जाता है। मिलाए गए दोनों ढेरों को पुनः आपस में अच्छी तरह से मिलाया जाता है। फिर इसका एक ढेर बनाया जाता है और पुनः इस एक ढेर को 4 बराबर ढेरों में विभक्त किया जाता है। पूर्व प्रक्रिया अनुसार इन चारों ढेरों में से विपरीत दिशा के 2 ढेर आपस में पुनः मिला दिए जाते हैं। शेष 2 ढेर पृथक कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि 2 विपरीत ढेरों की उतनी मात्रा नहीं रह जाती जो लगभग 1-1.5 किलो की ना हो और निर्धारित आकार के पॉलीथीन बैग में आसानी से पैकिंग होने लायक न रह गई हो। विभाजन एवं पृथक्करण की इस प्रक्रिया के अंत में चारों ढेरों में से 2 आमने सामने के ढेरों का चयन कर लिया जाता है और उसे अच्छी तरह से मिश्रित करके पॉलीथीन थैली में पैक कर एवं लेबलिंग कर प्रयोगशाला भेज दिया जाता है। इस अकादमी उदाहरण में कुछ विचारणीय बातें इस प्रकार हैं। लाभप्रद एवं अच्छी गुणवत्ता वाली, अधिकतम उत्पादन देने वाली कृषि फसल को प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ खेत की उर्वरा शक्ति बरकरार रखने के लिए ये अनिवार्य है कि मिट्टी नमूना, सॉइल सैंपलिंग, समूचे खेत का प्रारूपिक प्रतिनिधि नमूना, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ही हो, ताकि सही नमूना विश्लेषण, सैंपल एनालिसिस हो सके और तदनुसार मृदा विज्ञानी, कृषि विज्ञानी कृषक को खाद, उर्वरक इत्यादि की उचित मात्रा, खुराक की सलाह एवं उपचार की सलाह, प्रॉपर मैन्योर्स, फर्टिलाइजर डोज रिकमेंडेशंस एंड ट्रीटमेंट रिकमेंडेशंस दे सके। ठीक इसके विपरीत यदि कृषक अशिक्षित, भोला भाला, अनजान है तो उक्त वर्णित इस मिट्टी नमूना विधि का पालन ना करते हुए खेत में जाकर कहीं से भी एक मिट्टी का ढेला उठाता है और पॉलीथीन थैली में भरकर भेज देता है और इस नमूने के मिट्टी विश्लेषण के परिणामों के आधार पर यदि कृषक कृषि कार्य एवं मिट्टी उपचार करता है तो निश्चय ही उसे नुकसान होगा। मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी खत्म हो सकती है, वो बंजर भी हो सकती है इत्यादि। सही व वास्तविक प्रतिनिधित्व का क्या महत्व है, इसे हम एक अन्य उदाहरण से भी समझने का प्रयत्न करते हैं। एक कृषक अपने अनाज के उत्पादन को बोरों में भरकर अपने ही घर के गोदाम में भंडारित कर देता है। समय आने पर और आवश्यकता पड़ने पर वो भंडारित अनाज के सभी बोरों में से थोड़े थोड़े दाने निकालकर नमूने के तौर पर उन्हें शहर में ले जाकर अनाज व्यापारी को दिखाकर बेचने के लिए
मोल भाव करता है। व्यापारी को दिखाए गए अनाज के दानों की गुणवत्ता के आधार पर मोल भाव तय हो जाता है। कुछ समय पश्चात व्यापारी अनाज लेने गांव पहुंचता है। मोल भाव तय करते समय दाने के जो नमूने भंडारित अनाज के प्रतिनिधि के रूप में व्यापारी को दिखाए गए थे, उसी गुणवत्ता के अनाज को भंडार में पाए जाने पर व्यापारी अनाज ले जाता है तथा तयशुदा दरों से भुगतान कर देता है। कोई विवाद नहीं होता। डील अर्थात उद्देश्य पूरी हुई माना जाता है। इस उदाहरण में एक दूसरी अवस्था भी हो सकती है। अगर कृषक बोरों में से थोड़े थोड़े दाने अनाज के निकालता है, फिर उनमें से सिर्फ अच्छे अच्छे दाने चुनकर नमूने के तौर पर एक व्यापारी के पास ले जाता है, मोल भाव तय हो जाता है। जब व्यापारी अनाज लेने पैसा व ट्रक इत्यादि के साथ गांव पहुंचकर भंडारित अनाज को देखता परखता है, तो भंडारित अनाज के प्रतिनिधि के रूप में दिखाए गए नमूने के अनुरूप अनाज को नहीं पाता है, तो वहाँ पर विवाद उत्पन्न होता है, झंझटें पैदा हो जाती हैं, डील उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है। कुछ इस तरह की बातें हम आम जीवन में भी देखते हैं। साप्ताहिक हाट बाजारों में अनाज एवं अन्य सामग्री बेचते समय फड़ीदार हाकर्स ढेर पर कुछ इसी तरह की बातें हम आम जीवन में भी देखते हैं। साप्ताहिक हाट बाजारों में एवं अन्य सामग्री बेचते समय फड़ीदार उनके ढेर पर उच्च गुणवत्ता के दाने सामने की ओर डालकर रखता है। इसे आम भाषा में छाप लगाना कहते हैं। भोले भाले अनजान ग्राहक इस छाप से आकर्षित होकर अनाज या अन्य सामग्री अधिक दामों में खरीद लेते हैं, जबकि फड़ीदार उन्हें ढेर के पीछे की दिशा से घटिया किस्म का माल तोलकर तुरंत दे देता है और ग्राहक ठगा जाता है। विषय सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में जनसंख्या पॉपुलेशन, जनसंख्या आकार पॉपुलेशन साइज, नमूना सैंपल, नमूना आकार सैंपल साइज, मध्यमान, माध्य, औसत, मीन, मोड, मीडिया, एवरेज, विचलन एवं मानक विचलन, डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इत्यादि शीर्षकों उपशीर्षकों के अंतर्गत जिन मूलभूत बातों का अध्ययन किया जाता है, वे वास्तव में सही, उचित और समानुपातिक प्रतिनिधित्व के विषय में ही होते हैं। इतना ही नहीं, हमारी समाज में तो एक प्रसिद्ध एवं गंभीरता से अपनाई जाने वाली कहावत भी प्रचलित है, शादी विवाह दोस्ती दुश्मनी बराबरी वालों में ही करनी चाहिए। इस कहावत में भी यही भाव छिपे हैं कि इन मामलों में चयन करें तो अपने समान ही परिवार व्यक्ति को चुनें। फिर क्या कारण है कि भारतीय आम जनमानस अपने सही वास्तविक समानुपातिक जन प्रतिनिधियों, जिसे आम भाषा में और प्रचलित भाषा में शब्दों में नेताओं को अपने लिए अपने ही द्वारा अपने पर शासन प्रशासन करने के लिए विभिन्न संवैधानिक संस्थानों, लोकसभा, विधानसभाओं, कार्यालयों, न्यायालयों आदि में पहुंचा नहीं पाती। हालांकि इस बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए हमें बड़े विस्तार से वर्णन करना होगा, जिससे ये लेख और हमारा वक्तव्य बहुत लंबा बल्कि वह समय को बर्बाद करने वाला होगा। अतः हम इससे बचना चाहते हैं। तथापि इतना कह देना प्रासंगिक होगा कि भारतीय शासक वर्ग ने कुछ ऐसी कहावतें, सिद्धांतों को, जैसे कि तुम किसी के दिलो दिमाग को नियंत्रित कर लो तो फिर तुम उसकी हर चीज़ को नियंत्रित कर सकते हो। इसको इंग्लिश में इस तरह से कहते हैं, यू कंट्रोल द ब्रेन देन यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग एल्स। साथ ही साथ एक झूठ 1000 बार बोलो,
वो सत्य लगने लगती है। इसको अंग्रेजी में इस तरह से कहते हैं, टेल ए लाई 1000 टाइम इट अपीयर्स एज ए ट्रूथ। अपना कर आम जनता के दिलो दिमाग पर कब्जा कर रखा है, उनकी सोचने की शक्ति पर नियंत्रित करके रखा है। बाबा साहब अम्बेडकर इस दुखद अवस्था को इस प्रकार से कहते थे, भारत में गुलाम अपनी गुलामी में ही गौरवान्वित हो रहा है, गुलामी में ही मौज मस्ती कर रहा है। भारत के शासक वर्ग ने इस तर्कवादी, हेतुवादी, वैज्ञानिक युग की 21वीं शताब्दी में विश्व प्रचलन वर्ल्ड ट्रेंड के ठीक विपरीत भारतीय जनमानस को अभी भी अतार्किक, भाग्यवादी, धर्मभीरु, धर्मांध, कर्मकांडी, अंधविश्वासी, अंधश्रद्धालु बनाकर रखा है। भारतीय शासक वर्ग अभी भी आम जनता को प्रजा अर्थात सब्जेक्ट अर्थात राजा की संपत्ति समझता है। वो उन्हें मानवाधिकार, संवैधानिक अधिकार एवं कानूनी अधिकार देने को तैयार नहीं है। वो समता, बंधुत्व, न्याय एवं भाईचारे की भावना रखने को तैयार नहीं है। अतः हमारे सक्रिय व मिशनरी पार्टी कार्यकर्ताओं को उक्त सभी मौलिक सच्चाइयों से आम जनता को अवगत कराना है, ताकि कहावत गुलाम को इस बात का एहसास करा दो कि वो गुलाम हैं, तो आम जनता स्वयं ही अपनी मुक्ति के लिए शासक वर्गों के समस्त धड़ों, कंपोनेंट्स, जिन्हें हम विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, दलों के नाम से जानते हैं, के विरुद्ध विद्रोह कर देगी और तब ही सही मायनों में वास्तविक, समानुपातिक एवं विस्तारित जन प्रतिनिधित्व की स्थापना हो सकेगी एवं सही अर्थों में भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो सकेगी। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा यह एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। फिलहाल हम आपसे हमारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए निवेदन नहीं कर रहे हैं, लेकिन निवेदन करते हैं कि कृपया हमारी चैनल के कम से कम 10-15 एपिसोड उनके क्रमों के अनुसार देखें। हमारा ऐसा विश्वास है कि इसके पश्चात आप निश्चय ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एवं शेयर करेंगे और हमारी पार्टी पारा के मिशनरी भावना के साथ जुड़ेंगे। पूरा एपिसोड देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम पुनः आपकी सेवा में नए विचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।